शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफत जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफत जहां यूट्यूब चैनल. As you all know that we are discussing the last chapter of FSC Part 1 Biology. So today the topic of our discussion is another main portion of this chapter, and that is blood vessels. So blood vessels is basically the third main component of blood circulatory system. So from today to the onward we will discuss blood vessels in detail. So in this lecture video we will discuss arteries in detail. So let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड मेन कंपोनेंट जो कि ब्लड वेसल्स है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसा कि आपको पता है कि अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें तीन जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है. सो जो फर्स्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है वो है हार्ट, दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है ब्लड, और जो थर्ड कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट इज वेसल्स. ठीक है, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. क्यों ब्लड वेसल्स बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनमें ब्लड ने ट्रांसफर होना होता है या ब्लड ने ट्रैवल करना होता है, इसीलिए. वैसे तो हम नॉर्मली वेसल्स को कहते हैं नालियाँ, लेकिन इनको हम ब्लड वेसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन नालियों में ब्लड ने ट्रांसफर होना होता है या ट्रैवल करना होता है, इसी वजह से हम इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं. समझ आ गई है? अच्छा जी, अब हम अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये भी आगे तीन आप कह सकते हैं किस्म की ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती हैं. ठीक है. नंबर 1 इज आर्टरीज. ठीक है. उसके बाद आती है वेन्स और फिर आती है कैपिलरीज. ठीक है. सो ये तीन जो है वो ब्लड वेसल्स की किस्में हैं जो हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बता दिया कि आज जो है वो हमने जस्ट आर्टरीज को डिटेल से डिस्कस करना है, उनकी नेचर को देखेंगे, उनकी सारी की सारी जो डिटेल होगी आर्टरीज रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप आ जाए इस डायग्राम की तरफ. बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो रेड कलर की आप देख सकते हैं ना, ये आर्टरीज को शो किया हुआ है. ये बेसिकली आर्टरी है. ठीक है. इसमें से काफ़ी सारी आर्टरियोल्स निकल रही हैं. ठीक है. फिर जो है वो उसके बाद आता है इसका सेकंड आप कह सकते हैं कंपोनेंट ब्लड वेसल का, दैट इज कैपिलरीज. और कैपिलरीज के फौरन बाद आपको ये ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है ना, ये वेन है. ठीक है. सो कैपिलरीज में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, लेकिन रेड कलर ये शो कर रहा है कि जस्ट आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी को, वो हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ब्लू कलर जो है ना वो ये शो कर रहा है कि इसमें जो वेन है ना, वेन्स में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो है पल्मोनरी वेन का, वो हम आगे फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे. सो बेसिकली ये तीन किस्म की ब्लड वेसल्स हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है. सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना वो इस रेड पोर्शन तक जो है वो बेस्ड करेगा जो कि है आर्टरी. सो बेसिकली आज हमने आर्टरीज डिस्कस करना है. आई होप आपको सारे का सारा आइडिया डेवलप हो गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टरीज से कि आर्टरीज होती क्या. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल इंफॉर्मेशन में आर्टरीज के रिलेटेड आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो. इसके बाद इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे, आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें ना तो वो ये कि अगर हम आर्टरीज की बात करें ना, एक तो ये कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्टरीज जो है ना वो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, तो ये जो आर्टरीज है ना ये ब्लड को हार्ट से शिफ्ट करती हैं बॉडी पार्ट्स तक. मतलब कि हार्ट से जो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है वो आर्टरीज उनको लेके जाती हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अगर हम इनकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो ये कि अगर हम आर्टरीज में ब्लड प्रेशर की बात करें ना तो ब्लड प्रेशर बाकी ब्लड वेसल्स की निस्बत आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है. वो इसलिए क्योंकि हार्ट ने इतनी ज़ोर से पंप करना होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी के एक एक पार्ट तक जाए. यही वजह है कि अगर हम आर्टरीज की बात करें यहाँ थोड़ा ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है. यही वजह है कि हम कहते हैं कि आर्टरीज में ज़रा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, इसमें थोड़ी हाई स्पीड से ब्लड जो है वो फ्लो करता है. तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ परेशान होने की बात नहीं. अब आते हैं हम इन पॉइंट्स की तरफ. अच्छा जी, अगर हम आर्टरीज की बात करें ना बेटा, सबसे पहले आर्टरीज का स्ट्रक्चर समझते हैं. ये जी आर्टरी का स्ट्रक्चर है. ये मैंने आपके साथ एक आर्टरी और उसको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो शो किया हुआ है. सबसे पहले आर्टरी की लेयर्स की बात करें तो आर्टरीज में 3 लेयर्स होती हैं, मतलब कि 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है. सबसे बाहर वाली जो आर्टरी की लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना.
ठीक है। उसके बाद जो मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। उसके बाद जो इसके अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना आर्टरी की, उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये सो बेसिकली ये 3 लेयर्स हैं जो मिलके आर्टरी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। सो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम ब्लड वेसल्स में आर्टरी की बात करें तो आर्टरीज जो है ये बेसिकली ब्लड को ट्रांसफर करती है, ये ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, एक बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम अगर आर्टरीज की वाल की बात करें, आर्टरी की दीवारों की बात करें, तो दीवार जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, मैंने आपको बता दिया। तो जो अब हम नेचर की बात करेंगे कि वो जो 3 लेयर है वो किन किन चीज़ों से या उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर जिसको हमने ट्यूनिका एक्सटर्ना बोला ना बेटा, अगर हम उसकी नेचर की बात करें, उसकी कंपोजिशन की बात करें, तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स, ये 2 चीज़ें हैं जो मिल के एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं आर्टरीज की। ठीक है, उसके बाद आती है मिडल लेयर। अच्छा, अगर हम मिडल लेयर की बात करें ना, तो मिडल लेयर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। मतलब कि मिडल लेयर बहुत अहम मानी जाती है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो थिक लेयर होती है ना मस्कुलर टिश्यूज की, वो क्या करती है, मस्कुलर टिश्यू की थिक लेयर आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है। सो आगे हम फिनोमिना भी देखेंगे वैजो कंस्ट्रिक्शन का और वैजो डायलेशन का। सो वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है आर्टरीज में, वो बेसिकली मिडल लेयर की वजह से होती है, क्योंकि मिडल लेयर में मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी मिडल लेयर में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। सो ये 2 कंपोनेंट्स हैं, ये मिलके इनकी जो मिडल लेयर है वो बनाते हैं। इनर लेयर, ठीक है, अगर हम सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें, वो थोड़ी थिनर होती है, बारीक होती है, और वो एंडोथीलियम से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो आर्टरीज के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया, आर्टरीज की डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम मिडल लेयर की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये मिडल लेयर है, मैंने आपको कहा था कि मिडल लेयर में ना बेटा मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं। मिडल लेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हार्ट ने जब पंप करना है, हार्ट में भी स्पेसिफिकली अगर मैं टर्म बोलूँ तो वो ये टर्म होगी कि वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है, मतलब कि जब हार्ट का जो नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपको पता है कि ब्लड जो है वो सारी की सारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो वो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है बेटा, वो जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आर्टरीज है ना उसमें मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लड मूव करता है, ये ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, उसकी वजह से अब जाहिर है जब बहुत प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड आएगा तो फटने के चांसेस है ना। लेकिन अगर हम मिडल लेयर की बात करें तो वो ये चांस को वो नॉर्मलाइज कर देती है, जो फटने का चांस था वो उसको नॉर्मलाइज करती है, इसलिए क्योंकि मिडल लेयर में मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और मस्कुलर टिश्यू इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या होता है कि वो बड़ी अच्छी से उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा देती है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हाई ब्लड प्रेशर जो होता है या हाई जो ब्लड फ्लो होता है वो भी बड़े नॉर्मली हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर वेसल्स में और उनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। अब हम फर्दर जा रहे हैं, ये आर्टरी था, इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसकी हमने इंपॉर्टेंस की बात भी कर ली। अब अगर आप आर्टरी की बात करें तो आगे फर्दर आपको ब्रांचेस नजर आ रही है रेड कलर की, है ना, तो ये इधर इन्होंने लेबल भी किया कि ये आर्टरियोल है। ठीक है, सो आर्टरीज जो है वो फर्दर स्मॉलर वेसल्स में आगे फर्दर डिवाइड करती हैं जिनको हम आर्टरियोल्स बोलते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये जो आर्टरीज के अंदर मसल्स होते हैं या इनके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टरीज में जो वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन, या फिर आर्टरीज जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ब्लड फ्लो के दौरान, तो वो कंट्रोल कौन करता है, आर्टरीज को कौन कंट्रोल करता है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट करें अब आप रिलैक्स करें, तो वो जाहिर है हमारा नर्वस सिस्टम, और वो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम की एक टाइप है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक आपको नाम से ही अंदाजा है कि ये ऑटोमेटिक से निकला है, मतलब कि ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि अगर आप ब्लड वेसल्स को देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, मतलब आप पल्स फील करते हैं ना हाथों, यहाँ कलाई पे आप पल्स फील करते हैं, वो पल्स बेसिकली ब्लड फ्लो ही होता है, या फिर आप कह सकते हैं वो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही तो कर रही होती हैं। तो वो जो आप पल्स फील करते हो ना, वो आप उसको
कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी चाहत से उस आर्टरी को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करने से रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक है। तो जो ऑटोमेटिक होता है कंट्रोल, जो अब इंसान के कंट्रोल में चीज़ नहीं होती, जैसे सांस का आना जाना, ठीक है, इसी तरह ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना और रिलैक्स करना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन इसको कंट्रोल करता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं करते। और उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने वो फिनोमेना डिस्कस करना है। हमने बार बार कहा कि जी ब्लड वेसल्स जो है उसमें स्पेसिफिकली आर्टरीज को जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि जी आर्टरीज जो है वो कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। अब हम उन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को प्रॉपर नाम दे रहे हैं, उस फिनोमिना को हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। वेजो वेसल से निकला, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब आपको लफ्ज से समझ आ गया होगा कि वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जिनमें वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है या आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वेजो डायलेशन, इसमें ये वेजो जो है वो वेसल से निकला, डायलेशन डायलेट कर देना, फैल जाना, मतलब कि रिलैक्स करना, ठीक है, इसमें आर्टरीज रिलैक्स करती है। चलिए जब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, कहते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जब स्टिमुलेटेड द मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की स्टिमुलेशन होती है, तो उसमें जब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है, और उनकी कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी रिड्यूस कर देता है। नहीं समझ आई? आप डायग्राम की तरफ आए, आपको तब ज्यादा समझ आएगी। देखिए ये उन्होंने ना दिखाया हुआ है वेजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमिना, मतलब कि वेजो कंस्ट्रिक्शन में ऐसा होता है कि नॉर्मल साइज से आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाती हैं, और जाहिर जब आर्टरीज सिकुड़ेंगी, एक पाइप है, जब आप उसको दबाओगे तो पानी जो उस पाइप से निकलना है ना वो अब स्लोली स्लोली निकलेगा, मतलब कि पानी इतना ज्यादा नहीं गुजरेगा, थोड़ा थोड़ा पानी गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर नॉर्मली एक पाइप है तो उसमें से पानी ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, ठीक है, या पानी ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, तो ये वेजो डायलेशन का फिनोमेना है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्योंकि आर्टरीज का साइज कम हो रहा है, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनमें फिर जो ब्लड फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। समझ आ गई है? तो इसमें बेसिकली ये जो कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज है इनको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है कि इसमें मसल्स जो है ना आर्टरीज की वो रिलैक्स करते हैं। अगर हम वेजोडाइलेशन को समझे ना, तो उसमें बेसिकली ये हो रहा होता है कि जो आर्टरीज के अंदर जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स करते हैं। अब जो मसल्स रिलैक्स करेंगे तो जो अंदर स्पेस है ना, जिसको हम बोर बोलते हैं, ये जो आर्टरीज के अंदर आपको स्पेस नजर आ रही है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बोर बोलते हैं, तो वो बोर जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो जाहिर है जब सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, अंदर जब जगह ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो वहाँ से गुजरेगा और ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, तो यही वो लिखा हुआ है कि मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं आर्टरीज के, उसके बाद ब्लड फ्लो जो है वो इनमें ज़्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, और उनकी जो अंदर वाली स्पेस है वो भी इंक्रीज करती है। तो डायलेशन ऑफ आर्टरीज में बेसिकली डायलेट कर जाती है आर्टरीज जो है वो रिलैक्स करती हैं, उनके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा स्पेस बनती है, ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, और इस फिनोमेना को हम वेजोडाइलेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अगर हम आर्टरियोल्स की बात करें तो वो फर्दर डिवाइड करती है रैपिडली, और उसके बाद वो एक डेंस नेटवर्क बनाती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो आर्टरियोल जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगी, और अंदर ये जो आपको कैपिलरीज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कि जो आर्टरियोल्स है वो फर्दर डिवाइड करके एक डेंस नेटवर्क बनाती है, बड़ा डेंस। अगर आप देखें ना आर्टरियोल्स का स्ट्रक्चर तो ये इक्का दुक्का आपको उन्होंने ब्रांच दिखाई, लेकिन अगर आप कैपिलरीज की बात करें तो कितना डेंस नेटवर्क है। इसका मतलब कि ये डेंस इसीलिए होती हैं इनकी वर्किंग की वजह से। कैपिलरीज की बात करें तो इन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना होता है। अब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है कैपिलरीज ने करवाना होता है, इसका मतलब इनको नंबर में ज़्यादा होना चाहिए, ये डेंस होनी चाहिए, ताकि एक एक सेल तक या एक एक टिश्यू तक वो मटीरियल को लेके जाए और एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बड़ी अच्छी तरह। तो कैपिलरीज जो है वो डेंस होती है, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने बता दिया। उसके बाद अब हम 1 2 3 तीन टर्म्स को और डिटेल से डिस्कस करेंगे, दैट इज एथीरोसेक्युलरियोसिस, ठीक है, उसके बाद है एथीरोमा। सो एथीरोसेक्युलरियोसिस और एथीरोमा को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। बेसिकली उन्होंने यहाँ ये लिखा हुआ है कि एथीरोसेक्युलरियोसिस जो है इसका एक कनेक्शन होता है एथीरोमा से। ये दोनों समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनका क्या कनेक्शन है। अच्छा, एथीरोमा की बात करें तो ये बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज में डेपोजिशन हो जाती है हार्ड येलो प्लाक की, और वो जो हार्ड येलो प्लाक है ना वो बेसिकली लिपिड मटेरियल है। या फिर वो बंदा या वो पेशेंट जिसके ब्लड में हमेशा हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, तो
हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में होता है तो उस पेशेंट में भी या उन लोगों में भी चांसेस होते हैं कि लिपिड मटेरियल का जो प्लाक है, जो हार्ड येलो मटेरियल है लिपिड का, वो आर्टरीज के अंदर जमना शुरू कर देता है। तो जब जमना शुरू कर देता है तो वो नैरोइंग की वजह बनती है, मतलब आर्टरीज की जो अंदर स्ट्रक्चर था, जो स्पेस थी जिसको हम बोर बोल रहे थे, वो क्या कर देगा, वो बिल्कुल फिर कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये नॉर्मल हेल्दी आर्टरी दिखाई है जिसमें इतनी स्पेस है कि ब्लड जो है वो बड़ी आसानी से गुजर रहा है। लेकिन ये एथीरोमा वाला प्लाक दिखाया हुआ है जिसमें ये है कि ये बेसिकली उन्होंने अंदर दिखाया हुआ है कि लिपिड मटेरियल की डेपोजिशन हुई है, और ये उन पेशेंट में, उन लोगों में होता है जिनके ब्लड में हमेशा हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। ठीक है, चिकनाई, जितनी चिकनाई की चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, उनके ब्लड में ज़्यादा चिकनाई होती है, तो ज़ाहिर है वो चिकनाई जो है वो आर्टरीज की दीवारों के साथ चिपक जाती है और उसके बाद वो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, मतलब कि आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, ये उनको बिल्कुल उनकी जो अंदर स्पेस है उनको कम करने की रीज़न बनती है। ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस की बात करें, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि रिजल्ट करती है नैरोइंग एंड हार्डनिंग आर्टरीज। अभी हमने पीछे कहा कि इन दोनों टर्म्स का आपस में एक लिंक है। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली नैरोइंग हो रही होगी, इन दोनों में हार्डनिंग हो रही। तो इसमें एथीरोमा में तो हमने एक रीजन डिस्कस कर ली कि इसमें हाई लेवल ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से येलो प्लाक अंदर बनता है, लिपिड मटेरियल के जो डेपोजिशन उनमें। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल से एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिस्कस करना है। बेसिकली इसमें भी डिजनरेशन होती है, आर्टीरियल चेंजेस आते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और ये जो चेंजेस है ना, ये एडवांसिंग एज में देखे जाते हैं, मतलब कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता है डिफरेंट बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक चेंज जो है वो बॉडी में एटीरियोस्क्लेरोसिस होती है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये होती है कि इसमें क्या होता है कि इनमें भी अंदर जो है वो ब्लॉकेज बन जाती है, उनमें अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, एक क्लॉट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद हम कहते हैं कि ब्लड ने जो नॉर्मली एक स्पीड से या नॉर्मली अमाउंट में जो ब्लड ने उन आर्टरीज के अंदर से गुजरना था, अब जब प्लाक बन गया, अब जब ब्लॉकेज आ गई आर्टरीज में, तो अब जितना ब्लड गुजरना था और जहां ब्लड ने जाना था वहां प्रॉपर्ली नहीं बढ़ रहा, उसमें अंदर रुकावट आ गई। ठीक है, उस रुकावट की वजह से हम कहते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं, हमारे ब्रेन में भी या हमारे हार्ट में भी वो स्ट्रोक की वजह बन सकते हैं, या हार्ट अटैक आ सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक की वजह बन सकते हैं, झटके लग सकते हैं इंसान को, या हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इनमें बेसिकली प्राइमरीली होता ये कि जो मिडल लेयर है ना आर्टरीज की, वो क्या कर देती है, उनमें सम डिग्री ऑफ एथीरोमा हो जाता है। मतलब कि एथीरोमा में क्या डेपोजिशन लिपिड मटेरियल की, मतलब कि इनमें भी लिपिड की जो है वो डेपोजिशन होने लग जाती है। अब इतनी डेपोजिशन होगी, या तो वो एक जगह पे स्टक रहेगी आर्टरीज में, ठीक है, या वो फिर ब्लड प्रेशर से फिर आगे मूव करेगी, मतलब इतने प्रेशर से ब्लड आया कि वो जो यहाँ एक थ्रोम्बस बन गया या क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस भी क्लॉट को ही बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बस है, ये जो क्लॉट है वो जो अंदर बन गया था, ठीक है, वो या तो हाई ब्लड प्रेशर, जो बहुत प्रेशर से ब्लड आएगा तो वो आगे अपनी जगह को छोड़ के आगे मूव करेगा, लेकिन वो आर्टरीज में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता ये हो सकता है कि वो जो थ्रोम्बस बना था वो दिमाग में जाके स्ट्रोक की वजह बनेगा, मतलब झटके लगेंगे, या फिर वो हार्ट में जाके हार्ट अटैक की वजह बनेगा। मतलब कि ये दोनों कंडीशन में ये फैटल है, ये जानलेवा है। मतलब कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन है जो कि जानलेवा है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लॉकेज है। ठीक है, वो ब्लॉकेज में हमने कहा कि क्लॉट की शक्ल में, थ्रोम्बस की शक्ल में। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मल चीज में जब रुकावट आ जाएगी, जब ब्लड नॉर्मली जहां पहुंचना है, जिस अमाउंट में पहुंचना है वो नहीं पहुंच सकेगा, तो जाहिर है फिर हमें खतरनाक सर्कमस्टांसिस से जूझना पड़ेगा, और वो खतरनाक सर्कमस्टांसिस ये होंगे कि वो हमारी जान ले लेंगे। ठीक है, चलिए जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, जिसमें बेसिकली क्लॉट बनता है, थ्रोम्बस बनता है। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस आपको समझ आ गई होगी कि जिनमें बेसिकली नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो अगर मैं आपको आसान कर दूं ना, तो वो ये कि अगर हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करें या एथीरियोस्क्लेरोसिस, अगेन इन दोनों का भी एक कनेक्शन है, और जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की ही एक टाइप है। ठीक है, दिस इज
इट यही था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आपको बहुत आसान करके आज का टॉपिक डिलीवर किया। मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर की ताकि आपको टॉपिक समझना आसान हो जाए। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया, तो आपने परेशान नहीं होना। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आपने ना सिर्फ वहाँ क्वेश्चंस पूछने बल्कि फीडबैक भी मुझे देना है। मैं रिप्लाई ज़रूर करती होती हूँ। और हाँ, लास्ट पे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो कैपिलरीज को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।